नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह और सबसे पहले जनादेश के सभी दर्शकों को हमारे चैनल की तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। गणपति बप्पा की पूजा, सांसदों का फोटो सेशन, नई संसद में जाने से पहले क्या क्या होगा। महिला आरक्षण बिल के बाद यूपी की सियासत में ऐसा होगा बदलाव, इतनी सीटों पर होंगे असर। इसरो को मिली बड़ी कामयाबी, पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकला आदित्य L1। सितंबर में भी सैलाब का सितम जारी, 3 राज्य में जोरदार बारिश का अलर्ट, स्कूल कॉलेज किए गए बंद। कोरोना से भी खतरनाक है निपाह वायरस, आ सकता है तेजी से फैलने वाला वेरिएंट, बढ़ते सावधानी। अब समाचार विस्तार से। पुराने संसद भवन 96 वर्ष से अधिक समय तक कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम और भारत के लोकतांत्रिक यात्रा की साक्षी रहा है। पुराने संसद भवन का उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को किया था। लोकसभा में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले सांसद मेनका गांधी, राज्यसभा में सबसे लंबे वक्त से सांसद मनमोहन सिंह और दोनों सदनों में ज्यादा समय तक सांसद रहे शिबू सोरेन 75 सालों की संसदीय यात्रा पर अपने अनुभव साझा करेंगे। सेंट्रल हॉल के इस कार्यक्रम में ये संकल्प भी लिया जाएगा कि भारत को 2047 तक विकसित देश बना दिया जाएगा। पुराना संसद भवन 96 वर्ष से अधिक समय तक कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम और भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का साक्षी रहा। पुराने संसद भवन का उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को किया था। इस इमारत ने औपनिवेशिक शासन, द्वितीय विश्व युद्ध, स्वतंत्रता की सुबह, संविधान को अंगीकार किए जाते और कई विधायकों को पारित होते देखा है, जिसमें से कई ऐतिहासिक एवं कई विवादित रहे। आजादी हिंदुस्तान के लोकतंत्र का प्रतीक रहा है। संसद की पुरानी इमारत आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी और आज गणेश चतुर्थी के दिन से ही नए संसद भवन का श्री गणेश हो जाएगा। इसके बाद नई बिल्डिंग में संसदीय कार्यवाही शुरू हो जाएगी। इससे पहले पुरानी बिल्डिंग को विदाई देने के लिए सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम भी होगा। संसदीय विरासत और संसदीय गौरव का गवाह रही संसद की पुरानी इमारत से सभी सांसद आज नए भवन में जाएंगे और आज से ही संसद का विशेष सत्र नई इमारत में होगा, लेकिन उससे पहले पुरानी इमारत को विदाई दी जाएगी। इसके लिए कवायदा लोकसभा सचिवालय की तरफ से एक बुलेटिन भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक सुबह 9:30 बजे सभी सांसदों का ग्रुप फोटो होगा, जिसका प्रबंध पुरानी इमारत में ही किया जाएगा। इसके बाद पुरानी इमारत में सेंट्रल हॉल में ही सुबह 11 बजे एक विशेष समारोह होगा, जिसके खत्म होने के बाद पीएम मोदी पैदल ही नई इमारत में पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री के हाथों में संविधान भी होगा, उनके पीछे सभी मंत्री और सांसद होंगे। सभी सांसद नई बिल्डिंग में नए पहचान पत्र के साथ प्रवेश करेंगे, जहां दोपहर 1:15 पर नई इमारत में लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही का आगाज 2:15 पर होगा। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल आदि मौजूद रहेंगे। संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण पर अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। सोमवार को मोदी कैबिनेट ने 33% महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है और अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। 33% महिला आरक्षण बिल को सोमवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और उम्मीद है कि ये बिल संसद के दोनों से पारित हो जाएगी। पिछले 27 वर्ष से इस बिल को राजनीतिक गतिरोध का सामना करना पड़ा है। इस बिल के विषय में कांग्रेस ने कहा कि यूपीए 2 के दौरान उनकी तरफ से कोशिश की गई, अब समय आ गया है कि जब मौजूदा सरकार निर्णय फैसला करे।
मोदी कैबिनेट के इस 33% महिला आरक्षण बिल का देश के सबसे बड़े सूबे पर कैसे असर पड़ेगा, उसे समझने की जरूरत है। बता दें कि महिला विधायक 1996 में पहली बार पेश किया गया। मार्च 2010 में राज्यसभा में पारित, लेकिन लोकसभा में पारित न होने से बिल लैप्स हुआ। महिला आरक्षण अगर दोनों सदनों से पारित हुआ तो जमीनी स्तर पर कब अमल में लाया जाएगा, इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। यूपी में सियासत महिला आरक्षण बिल से किस तरह प्रभावित होगी, उससे पहले लोकसभा और विधानसभा की तस्वीर को समझने की जरूरत है। यूपी में लोकसभा की 80 सीट और विधानसभा की 403 सीट है। 33% महिला आरक्षण का अर्थ है कि 26 लोकसभा की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। वहीं 132 विधानसभा की सीट महिलाओं के नाम हो जाएगी। इसका अर्थ ये है कि किसी भी सूरत में कम से कम 26 महिलाएं देश की संसद में यूपी का प्रतिनिधित्व करेगी और 132 महिलाएं विधानसभा का हिस्सा रहेंगी। लोकसभा की 26 सीटें होंगी आरक्षित, विधानसभा की 132 सीटें महिलाओं के लिए होगी आरक्षित। रोटेशन प्रक्रिया के तहत आरक्षण की व्यवस्था, 33% में ही महिला समाज के अलग अलग वर्गों का आरक्षण। कैबिनेट से पारित 33% महिला आरक्षण बिल में SC ST एंग्लो इंडियन में लिए आरक्षण का प्रस्ताव है। इसमें ये प्रस्ताव किया गया है कि आरक्षण में रोटेशन प्रक्रिया का प्लान किया जाएगा। अगर मौजूदा समय की बात करें तो लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15% से कम और राज्य की विधानसभाओं में 10% से कम हिस्सेदारी है। मौजूदा समय में यूपी विधानसभा में कुल 48 महिलाएं विधायक अलग अलग दलों से प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ये कुल 403 सीटों का महज 12% है। इसी तरह विधान परिषद में 6% हिस्सा है। अगर बात लोकसभा की करें तो इस समय कुल 11 महिला सांसद हैं, जो सभी 80 सीटों का 14% है। देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि ये लगातार 5वीं बार है जब भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किसी वस्तु को अंतरिक्ष में किसी अन्य खगोलीय पिंड या स्थान की ओर ट्रांसफर किया है। इसरो ने कहा कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 अंतरिक्ष यान 2 सितंबर के लॉन्च के बाद पृथ्वी की कक्षा से रवाना हो गया है। आदित्य L1 सोमवार मंगलवार की मध्य रात्रि में करीब 2 बजे तय प्रक्रिया के तहत धरती के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के आगे निकल गया। आदित्य L1 अब पृथ्वी सूर्य प्रणाली में लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर पहुंचने के लिए अपनी 4 महीने की यात्रा शुरू कर दी है। एक बार जब आदित्य L1 लैग्रेंजियन पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो ये एक प्रभा मंडल कक्षा में प्रवेश करेगा और अपने मिशन की अवधि के दौरान वहीं रहेगा। देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि ये लगातार 5वीं बार है जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किसी वस्तु को अंतरिक्ष में किसी अन्य खगोलीय पिंड या स्थान की ओर ट्रांसफर किया है। इससे पहले इसरो ने सोमवार को जानकारी दी कि भारत के आदित्य L1 सूर्य मिशन अंतरिक्ष यान के आंकड़े जुटाने शुरू कर दिए हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर मौजूद कणों के व्यवहार के विश्लेषण में वैज्ञानिकों की मदद करेगा। इसरो ने कहा, भारत की पहली और सौर वेधशाला में लगे सेंसरों ने पृथ्वी से 50,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर आयन और इलेक्ट्रॉन को मापना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये आंकड़े पृथ्वी के चारों ओर मौजूद कणों के व्यवहार के विश्लेषण में वैज्ञानिकों की मदद करेंगे। इसरो ने गत 2 दिसंबर को PSLV C-57 रॉकेट के जरिए आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया था, जिसे पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। सितंबर का महीना खत्म होने जा रहा है, लेकिन बारिश अब भी लोगों पर सितम ढा रही है। मौसम विभाग ने आज देश के 3 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट जारी किया है। सितंबर के महीने में भी देश के कई हिस्सों में सैलाब का सितम जारी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कई जिलों में तेज बारिश का दौर है। तीनों राज्य के दर्जनों जिलों में भीषण बरसात से हालात खराब है। लगातार बारिश से नदियां और नाले उफान पर हैं। खतरे को देखते हुए कई शहरों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी गई है।
मुश्किल ये है कि मौसम विभाग ने इन राज्य में कुछ दिन बाद फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया है, यानी अक्टूबर से पहले आसमानी आफत से राहत नहीं मिलने वाली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक गुजरात में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। बुधवार से पूर्वी भारत में बारिश और आंधी तूफान का ताजा दौर शुरू हो सकता है। पश्चिम भारत में गरज और बिजली गिरने के साथ हल्की से व्यापक स्तर की वर्षा का पूर्ण अनुमान है। इसके अलावा मंगलवार को गुजरात और दक्षिण राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की होने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिमी भारत में हल्के से लेकर बहुत भारी और कहीं कहीं गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी बंगाल, सिक्किम के साथ साथ झारखंड में बुधवार और शुक्रवार को भारी बरसात होने की संभावना है। गंगा के तटवर्ती पश्चिमी बंगाल में सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं ओडिशा में गुरुवार तक बारिश होने का अनुमान है। वहां पर बुधवार और गुरुवार को अलग अलग जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार में भी गुरुवार और शुक्रवार को भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की भविष्यवाणी है। शुक्रवार को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग भारी वर्षा होने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक मध्य भारत में हल्की से मध्यम व्यापक वर्षा, गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में बुधवार और शुक्रवार को अलग अलग जगहों पर भारी बरसात होने की संभावना है। महाराष्ट्र में भी पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश होने का दौर जारी है। मौसम विभाग ने राज्य में आज भी कई जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के पालघर, ठाणे, पुणे, मुंबई, रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों में तेज बारिश का पूर्ण अनुमान है। कोंकण में भी तेज बारिश के आसार बने हुए हैं। अब भारत में कोरोना से भी कई ज्यादा खतरनाक वायरस आ गया है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं बल्कि सावधान कर रहे हैं। लेकिन केरल में आजकल निपाह वायरस चिंता का कारण बना हुआ है। आपको कोरोना का समय याद होगा जब एक वायरस ने हमारे देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की रफ्तार थाम दी थी। कोरोना वायरस हजारों लोगों की मौत का कारण बना था। एक वायरस की वजह से दुनिया कांप गई थी। अस्पतालों में बिस्तर तक नहीं बचे थे। दुनिया महामारी के चंगुल में बुरी तरह से फंस गई थी और इसकी वजह थी कोरोना वायरस। लेकिन अब भारत में कोरोना से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक वायरस आ गया है। हम आपको डरा नहीं रहे लेकिन सावधान कर रहे हैं। केरल में आजकल निपाह वायरस चिंता का कारण बना हुआ है। इस वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए ठीक उसी तरह की सावधानी बरती जा रही है जैसे कोरोना के समय बढ़ती गई थी। केरल में अब तक 6 लोगों ने निपाह वायरस की पुष्टि हुई है। निपाह की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। 7 ग्राम पंचायतों को कंटेनमेंट जोन में बनाया गया है। कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों और अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। कोझिकोड जिले में 24 सितंबर तक सभी स्कूल संस्थानों, आंगनबाड़ी केंद्र, बैंक और सरकारी संस्थानों को बंद रखने का आदेश है। अब तक हम कोरोना वायरस को खतरनाक मान रहे थे। कोरोना वायरस खतरनाक भी है लेकिन निपाह वायरस कोरोना से भी ज्यादा गुना खतरनाक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने निपाह वायरस को लेकर खतरे का अलार्म बजाया है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमण होने पर मृत्यु दर 2% से कम थी, लेकिन निपाह वायरस से संक्रमण में मृत्यु दर 45 से 70% है। यानी इस वायरस से 45 से 70% मरीजों की मौत हो जाती है। इसी से समझा जा सकता है कि कोरोना से कितना खतरनाक है। आपके दिमाग में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि निपाह वायरस फैलता कैसे है और क्यों ये वायरस इतना खतरनाक है। आइए आपको बताते हैं पूरी बात। निपाह वायरस एक जूनोटिक इन्फेक्शन है जो जानवरों से फैलता है। आमतौर पर निपाह वायरस चमगादड़, सूअर से फैलता है। अगर इस वायरस से इन्फेक्टेड चमगादड़ किसी फल को खाता है और उसी फल या सब्जी को कोई इंसान, जानवर खा लेता है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। निपाह वायरस सिर्फ जानवरों से ही नहीं बल्कि एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है।
निपाह वायरस की अब तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। हालांकि इस वायरस से संक्रमित मरीजों को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये इंजेक्शन निपाह वायरस से संक्रमित होने पर शुरुआती दिनों में दिए जाते हैं। ICMR ने निपाह के इलाज के लिए वर्ष 2018 में एक रिसर्च की थी। उस दौरान ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड से ट्रेलर्स के तौर पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंजेक्शन मंगाए गए थे, जो कुछ हद तक कारगर रहे थे। निपाह की वजह से केरल के कोझिकोड की 7 पंचायतों में शिक्षण संस्था, आंगनवाड़ी केंद्र, बैंक और सरकारी संस्थान बंद कर दिए गए हैं। यहाँ एक तरह का लॉकडाउन लगा हुआ है। सुबह 7 बजे से 5 बजे तक सिर्फ केमिस्ट और जरूरी चीजों की दुकान ही खोले जा रहे हैं। निपाह वायरस को लेकर राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक अलर्ट मोड पर है। केरल में निपाह वायरस को फैलने से रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। निपाह कोरोना से भी खतरनाक है, इसलिए इसे रोकना भी बड़ा चैलेंज है। इस वायरस को फैलने से रोकने की एक दवाई है सावधानी, इसलिए इसके लक्षण को पहचानना बहुत जरूरी है। बुखार, सिर दर्द, सांस लेने में परेशानी, खांसी और गला खराब, उल्टी, मांसपेशियों में दर्द, बहुत ज्यादा कमजोरी, ये वे लक्षण हैं जो निपाह वायरस के मरीजों में दिखते हैं। अगर इस तरह के लक्षण दिखे हैं तो सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि खतरे से बचाना है। इसलिए अगर ऐसा लक्षण दिखे तो कुछ जरूरी कदम उठाएं। किसी भी वायरस से बचने का सबसे आसान सामान्य तरीका हाथों को समय समय पर साबुन से धोना और इस वायरस का खतरा कम हो जाता है। बीमार और संक्रमित व्यक्ति और पशुओं से दूरी बनाएं। फल या सब्जी को धोकर खाएं। पक्षियों द्वारा खाए गए फलों को ना खाएं। निपाह का कोई लक्षण दिखे तो डॉक्टर से सलाह लें। भारत में अब तक 6 बार निपाह वायरस दस्तक दे चुका है। केरल में ही पिछले 5 वर्ष में 4 बार डेडली वायरस के केस मिले हैं। वर्ष 2001 में निपाह वायरस के सिलीगुड़ी में 66 केस आए थे। इस वर्ष निपाह से 45 लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 2007 में पश्चिमी बंगाल की नदियां जिले में 5 केस आए थे और 5 मरीजों की मौत हो गई थी। वर्ष 2018 में निपाह के केरल में 24 केस आए और 21 की मौत हो गई। 2019 में केरल के निपाह का 1 केस आया और इस मरीज की भी मौत हो गई थी। 2021 में केरल में निपाह का 1 केस आया और उस व्यक्ति की भी मौत हो गई थी। वर्ष 2023 में अब तक निपाह के 6 केस आए हैं। 2 लोगों की ये वायरस मौत का कारण बन चुका है। दुनिया में पहली बार ये वायरस 1998 में मलेशिया में फैला था। मलेशिया में उस वक्त इसके 300 केस आए थे और 100 लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त मलेशिया में 10 लाख से ज्यादा सूअर को मारा गया था। हर वर्ष एशिया के कुछ हिस्से, खासकर बांग्लादेश में निपाह वायरस के मामले आते हैं। इस वायरस के लिए सेंसिटिव देशों में भारत, बांग्लादेश के अलावा मलेशिया, सिंगापुर, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड शामिल है। निपाह वायरस में मृत्यु दर ज्यादा है, लेकिन पूरी दुनिया में इस वायरस की हिस्ट्री बताती है कि ये कभी भी बहुत तेजी से नहीं फैलता। हालांकि WHO ने इस बात की आशंका भी जताई है कि इस वायरस का बहुत तेजी से फैलने वाला वेरिएंट भी आ चुका है। अगर निपाह का तेजी से फैलने वाला वेरिएंट आया है तो मौत का आंकड़ा बहुत बढ़ सकता है। वैसे तो कुछ वर्षों में जूनोटिक डिसीज यानी कि जो पशुओं से इंसान में पहुंचती है, ऐसी बीमारियों में तेजी से वृद्धि हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन, जंगल का काटना, जंगल में आग लगा देना और इंडस्ट्रियल फार्मिंग, इन वजह से भी इस तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 50 वर्षों में 1000 से ज्यादा इस तरह की बीमारियां इंसान को घेर सकती है। निपाह वायरस एक डेडली वायरस है। इससे खतरा भी बड़ा है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि सावधान कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की तरह ही इस जानलेवा निपाह वायरस को भी सावधानी से ही हराया जा सकता है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।